नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2024 से पहले ईवीएम पर फिर बवाल। शरद पवार ने विपक्षी नेताओं की बुलाई बड़ी बैठक। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी को वाराणसी की कोर्ट से बड़ी राहत। लंदन वाले बयान के खिलाफ दाखिल परिवाद कर दी गई है खारिज। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि कॉलेजियम का केंद्र सरकार पर तीखा हमला। पीएम मोदी पर आर्टिकल लिखने वाले वकील को जज न बनाने पर भड़के सीजेआई समेत सारे जज। साथ ही साथ चौथी खबर में जिक्र होगा कि कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में लगाई सेंध। पूर्व बीजेपी विधायक के बेटे कांग्रेस में शामिल। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि कर्नाटक में भाजपा को बड़ा झटका। खड़गे को हराने में बड़ी भूमिका निभाने वाले पूर्व बीजेपी एमएलसी कांग्रेस में शामिल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल जाएगी सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 2024 से पहले ईवीएम पर फिर बवाल। शरद पवार ने विपक्षी नेताओं की बुलाई बड़ी बैठक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने रूरल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर चर्चा के लिए गुरुवार को बड़ी बैठक बुलाई है और उन्होंने राज्यसभा में विपक्षी दलों के फ्लोर नेताओं को इस मीटिंग के लिए आमंत्रित किया है। वहीं दोस्तों, बैठक शाम 6 बजे पवार के घर पर होनी है और इसे लेकर सभी विपक्षी नेताओं को पत्र लिखा गया है। एनसीपी चीफ ने कहा है कि उन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बैठक में बुला रहे हैं जिन्हें रूरल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को लेकर संदेह है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी को वाराणसी की कोर्ट से बड़ी राहत। लंदन वाले बयान के खिलाफ दाखिल परिवाद हो गई है खारिज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल परिवाद मामले में सीजेएम प्रथम व एमपी एमएलए कोर्ट के प्रभारी उज्जवल उपाध्याय की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद अदालत ने परिवाद को खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वाराणसी की कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उज्जवल उपाध्याय ने बुधवार को राहुल गांधी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए दाखिल परिवाद को एकदम खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि परिवाद के अवलोकन से ये नहीं लगता कि राहुल गांधी का कथित वक्तव्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की विधि विहित परिधि का अतिक्रमण करता है और संज्ञेय अपराध भी नहीं लगता, इसीलिए परिवाद पत्र खारिज किया जाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कॉलेजियम का केंद्र पर तीखा हमला। पीएम मोदी पर आर्टिकल लिखने वाले वकील को जज न बनाने पर भड़के सीजेआई समेत सारे जज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सिफारिश के बाद भी जजों की नियुक्ति न होने पर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने तीखा स्टैंड लिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और बाकी के 2 जजों ने वकील जॉन सत्यन को मद्रास हाईकोर्ट का जज नियुक्त न करने पर नाखुशी जताते हुए कहा कि केंद्र केवल इस वजह से उनको जज नहीं बना रहा क्योंकि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आर्टिकल लिखा था। कॉलेजियम ने प्रस्ताव पास कर केंद्र के खिलाफ तीखी टिप्पणी भी की है और इसमें कहा गया है कि जब हमने सत्यम की इस गलती को ओवर रूल कर दिया था तो फिर केंद्र उनको जज बनाने का फैसला क्यों नहीं कर रहा। वहीं चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि केंद्र का रवैया गहरी चिंता का विषय है। कॉलेजियम ने जॉन सत्यम के नाम की सिफारिश 17 जनवरी को की थी, लेकिन केंद्र ने अभी तक उनको जज बनाने की मंजूरी नहीं दी है। कॉलेजियम ने अपने प्रस्ताव में केंद्र को आदेश दिया है कि पहली बार में जिन लोगों को जज बनाने की सिफारिश की गई थी, सत्यम को उन पर तरजीह दी जाए। उनका कहना था कि कॉलेजियम की सिफारिशों को केंद्र नजरअंदाज कर रहा है और ये गहन चिंता का विषय है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 21 मार्च को हुई कॉलेजियम की मीटिंग में उस सिफारिश पर चर्चा की गई जिसमें मद्रास हाईकोर्ट में 4 जज नियुक्त करने को कहा गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में लगाई सेंध। पूर्व बीजेपी विधायक के बेटे कांग्रेस में शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब महज 7-8 महीने का समय ही बचा है और मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमलनाथ ने बीते महीने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गढ़ सीहोर में चुनावी आगाज कर दिया था। वहीं अब 25 मार्च को देश के गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा कमलनाथ के गढ़ से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं और इस प्रदेश की सियासत में दल बदल की राजनीति भी शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में सेंध लगा दी है और बीजेपी के पूर्व विधायक के बेटे ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दल बदलने के पीछे उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिम्मेदार ठहराया है। बता दें कि अशोकनगर की मुंगावली सीट से 3 बार विधायक रहे राव देशराज सिंह यादव के बेटे यादवेंद्र सिंह यादव ने अपने समर्थकों के साथ राजधानी भोपाल आकर
पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामा है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। यादवेंद्र सिंह यादव करीब 500 गाड़ियों के काफिले के साथ राजधानी पहुंचे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में भाजपा को बड़ा झटका, खड़गे को हराने में बड़ी भूमिका निभाने वाले पूर्व बीजेपी एमएलसी कांग्रेस में शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में इसी साल मई तक विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी सहित मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, जेडीएस सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं और इस बीच बुधवार को कांग्रेस ने भाजपा को एक बड़ा झटका दिया है। कर्नाटक में भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे बाबूराव चिचांसुर ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा की ओर से कर्नाटक विधान परिषद के वो सदस्य थे और उन्होंने कुछ दिन पहले विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा भाजपा के लिए बड़ा झटका इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को हराने में अहम भूमिका अदा की थी, लेकिन अब कांग्रेस में शामिल होकर खड़गे के हाथ को मजबूत करते दिखेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी पर निशाना साधने के चक्कर में खुद फंस गए संबित पात्रा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी पर निशाना साधने के चक्कर में संबित पात्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ कांग्रेस केस दर्ज कराने जा रही है और ऐसे में आपको बता दें कि संबित पात्रा ने राहुल गांधी को लेकर ऐसा बयान दिया था जिस पर कांग्रेस ने संबित पात्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कह दी है। तो दोस्तों, आपत्तिजनक बयान देने के बाद अब बढ़ सकती है भाजपा के प्रवक्ता की मुश्किलें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को हराना संभव है, सचिन पायलट ने बताया फार्मूला। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव होने में करीब 1 साल का वक्त बचा हुआ है। 2024 के अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में इस वक्त देश की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाले एनडीए को कोई हरा भी सकता है क्या? ये सवाल इसलिए और भी अहम हो जाता है क्योंकि विपक्षी दलों के कई नेता एकजुटता बनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल सभी नाकाम दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इसी साल के अंत में राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं और राजस्थान में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यहाँ कांग्रेस के अंदर ही सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जारी तनाव के चलते पार्टी दो फाड़ नजर आती है। ऐसे में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से जब पूछा गया कि क्या पीएम मोदी को हराया जा सकता है तो उन्होंने कहा कि असंभव कुछ भी नहीं है। एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराना संभव है। पायलट ने कहा कि पीएम मोदी को हराना क्यों संभव नहीं, ऐसा कौन सा नेता है, कौन सा दल है जिसको हम लोग चुनाव में पराजित नहीं कर सकते। मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता हूं। कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ, वहां का मैं ऑब्जर्वर था, वहां डबल इंजन सरकार थी, खूब भाषण हुए, सीएम योगी आदित्यनाथ आए, योगी पीएम मोदी के साथ आए और जेपी नड्डा भी आए, लेकिन छोटे से राज्य में कोई बचा नहीं जो नहीं गए और वहां हमने चुनौती दी और मजबूती से काम किया और कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां बन गई। दोस्तों, सचिन पायलट ने कहा कि अगर 5 बातों पर कोई पार्टी काम करे तो पीएम मोदी क्या किसी भी पार्टी को चुनाव में हराया जा सकता है और वो 5 चीजें हैं: स्ट्रेटेजी, नैरेटिव, कैंपेन, इशू और जनता से संपर्क। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में फिर लौटेगी बारिश, मौसम पर आईएमडी का नया लेटेस्ट अपडेट। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में बुधवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे, हालांकि इसके बावजूद अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 24 मार्च को एक बार फिर बारिश वापसी करेगी, जबकि 23 मार्च को अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक रह सकता है। 24 मार्च को मौसम फिर करवट लेगा और गर्जना के साथ बारिश की संभावना है। तेज हवाएं चलेंगी, हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रह सकती है। बादल छाए रहेंगे और इसकी वजह से अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री दर्ज होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी ने बेरोजगारी और गरीबी पर बीजेपी को घेरा, कहा 85% हिंदुओं को 15% का डर दिखा रही है सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में बेरोजगारी और गरीबी के मुद्दों पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी को जमकर घेरा है और कहा कि बीजेपी की बातों में विरोधाभास है, मिथ्याभास है, कभी भी मुद्दों की बात नहीं करती। देश में 85% हिंदू है, लेकिन बीजेपी 15% का डर दिखाकर हिंदुओं को भयभीत कर रही है। इस दौरान तेजस्वी ने तंज भी कसा है। तेजस्वी ने कहा है कि देश में जिनके पास रोजगार नहीं है वो हिंदू बनकर खुश है, जिनके पास काम नहीं है वो 5 किलो राशन पाकर खुश है, जिनके पास नौकरी नहीं है, कमाई, पढ़ाई और दवाई नहीं है, वो बीजेपी शासन में बस जिंदा रहकर खुश है। मिथ्याभास यह है कि 85% हिंदुओं को 15% का डर दिखा रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा गरीब और बेरोजगार हिंदू ही है।
तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि भाजपा नेताओं ने जितना देखा, जितना सुना, उससे कम समझा और उससे ही सच मान लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी यही कह रही है और यही कर रही है, जो सच है उस पर बात नहीं हो रहा है, भ्रम, फरेब और झूठ फैलाया जा रहा है। और इससे पहले तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग के बजट के दौरान राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य विभाग में 1.60 लाख भर्ती और एनएच पर 11 नए ट्रॉमा सेंटर खोलने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। किसानों ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों ने एक बार फिर केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है और सोमवार को दिल्ली में एक बड़ी रैली का आयोजन किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को कहा कि यदि सरकार एमएसपी, कर्ज माफी और पेंशन को लेकर कानून बनाने समेत किसानों की बाकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो मजबूरन एक और आंदोलन करना पड़ेगा। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने रामलीला मैदान में जुटे किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी भी कई मुद्दे अनसुलझे हैं। इन मुद्दों के समाधान के लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। किसान नेता दर्शनपाल ने कहा कि एसकेएम के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दोपहर में कृषि भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और मांग पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि हम 30 अप्रैल को दिल्ली में एक और बैठक बुलाएंगे और मैं सभी किसान संघों से अपने अपने राज्यों में रैलियां निकालने और बैठक के लिए पंचायत आयोजित करने का आह्वान करता हूं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्त आने पर भ्रष्ट भाजपा सरकार के कारनामों का जनता देगी जवाब, प्रियंका गांधी ने दिया यह बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को उनके एक बयान को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा नोटिस जारी किए जाने का हवाला देते हुए सोमवार को दावा किया कि भ्रष्ट बीजेपी के कारनामे जनता देख रही है और समय आने पर इसका जवाब देगी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और राहुल गांधी जी को नोटिस दिया जा रहा है कि उन्होंने अत्याचार से पीड़ित महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, गरीबों, किसानों और युवाओं की आवाज़ क्यों उठाई। प्रधानमंत्री जी के मित्र गौतम अडानी पर विदेश की 38 फर्जी कंपनियों से व्यापारिक संबंध होने का आरोप, कोई नोटिस नहीं। वहीं दोस्तों, अडानियों के जरिए रक्षा क्षेत्र में फर्जी कंपनी की घुसपैठ, कोई नोटिस नहीं। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि खुद सरकार पर नियम बदलकर अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप, संसद में चर्चा तक नहीं हुई। देश की जनता भ्रष्ट भाजपा सरकार के सारे कारनामे देख रही है और वक्त आने पर जवाब देगी। बता दें कि दिल्ली पुलिस महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई टिप्पणी को लेकर उन्हें जारी नोटिस के सिलसिले में रविवार को उनके आवास पर पहुंची थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव बेहद अहम, पूरे देश को देगा बड़ा संदेश, खड़गे का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित युवा सम्मेलन युवा क्रांति समावेश को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरे देश को संदेश देगा। हमें सामूहिक रूप से चुनाव का सामना करने की जरूरत है। खड़गे ने कहा कि बेलगावी पवित्र भूमि है और एआईसीसी का 39वां सत्र 1924 में हुआ था, जो महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र सत्र था। ये कहते हुए कि बेलगावी के 18 में से 15-16 निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस जीत दर्ज करती थी। खड़गे ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए पार्टी इस बार जिले की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। सरकार ने कभी भी इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार नहीं किया जैसे कि अब दिख रहा है। अमित शाह ने ठेकेदारों संघों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के आदेश क्यों नहीं दिए। राहुल गांधी के 46 दिन पहले कश्मीर में दिए गए बयान को लेकर उनके आवास पर पुलिस भेजी गई है और कर्नाटक में सबूत देने के बाद भी जांच के आदेश नहीं दिए गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी भारत नहीं, बीजेपी आरएसएस पर हमला करना देश का अपमान नहीं होता, राहुल गांधी ने दिया यह बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनावी राज्य कर्नाटक पहुंच गए और उनकी तरफ से बेलगावी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। उस रैली में राहुल गांधी ने राज्य के युवाओं को तो कई वादे किए ही और इसके अलावा बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 1 रैंक 1 पेंशन पर केंद्र को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय की सील कवर रिपोर्ट लेने से किया इनकार, कहा 30 अप्रैल से पहले करें भुगतान। जी हाँ दोस्तों, 1 रैंक 1 पेंशन पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को सख्त आदेश देते हुए कहा है कि 70 साल से ज़्यादा की उम्र वाले पेंशनर्स को 30 जून 2023 तक
पूरा भुगतान करें। इसके अलावा 6 लाख फैमिली पेंशन प्लस वीरता पुरस्कार वाले पेंशनरों को 30 अप्रैल 2023 तक बकाया दिया जाए। 11 लाख के लगभग बाकी लोगों को 3 बराबर किस्त में 30 अगस्त 2023, 30 नवंबर 2023 और 28 फरवरी 2024 तक भुगतान किया जाए। वन रैंक वन पेंशन को लेकर राहुल गांधी का पीएम पर हमला, कहा अनिल को 30,000 करोड़ और सैनिकों को झूठे वादे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में पेंशन पाने वालों की संख्या 25 लाख के आसपास है, जिसका एरियर करीब 28,000 करोड़ रुपए है और ये एरियर 2019 से दिया जाना है। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व सैन्य कर्मियों को वन रैंक वन पेंशन के बकाया भुगतान पर केंद्र के विचारों के बारे में केंद्र के सील बंद कवर नोट को स्वीकार करने से सोमवार को इनकार कर दिया और कोर्ट ने कहा कि हम इस सील कवर या गोपनीय रिपोर्ट स्वीकार नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी से कहा कि वो सील बंद लिफाफे की प्रथा के खिलाफ हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर भारत में फिर बारिश के आसार, दिल्ली, NCR और यूपी में ऑरेंज अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात के प्रभाव से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में रविवार को तेज हवा के साथ बारिश हुई और ओले भी गिरे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक देश के विभिन्न भागों में हल्की से तेज बारिश होगी और ओले भी गिरेंगे। इससे तापमान में भी कमी रहेगी और 5-6 दिनों तक मौसम ऐसे ही सुहाना बना रहेगा और इसके बाद कुछ गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी। दिल्ली और NCR में भी हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आपको बता दें कि 3.7 mm बारिश से अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया और आपको बता दें कि प्रादेशिक मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली के अनुसार रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को सभी 80 सीटों पर हराएंगे, अखिलेश यादव ने कर दिया ये चौंकाने वाला दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को सभी 80 सीटों पर हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने भाजपा पर चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप भी लगाया। कोलकाता में सपा की बैठक के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा वालों को जब वोट की जरूरत होती है तब वो वादे करते हैं। बीते दिनों में लोगों के खर्च और बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन उन्होंने चुनाव से पहले किया गया कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि भाजपा को 2024 चुनाव में हराना जरूरी है और इसीलिए कांग्रेस और अन्य पार्टियों को अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में मुख्यमंत्री ऐसा गठबंधन बनाने की कोशिश में हैं जो साथ काम कर सके। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। सीएम शिवराज पर कमलनाथ ने कसा तंज, कहा वो घोषणा और आश्वासन के नशे में हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि चौहान घोषणा और आश्वासन के नशे में है। नरसिंहपुर के प्रवास पर पहुंचे कमलनाथ ने रविवार को संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में आश्वासन और घोषणाओं के मिशन पर निकले हुए हैं और 18 साल में उन्होंने जिन कामों की याद उन्हें नहीं आई वो काम उन्हें अब याद आने लगे हैं। कमलनाथ ने कहा कि उन्हें कभी लाडली बहना याद आ जाती है, कभी आदिवासी याद आ रहे हैं, कभी किसान याद आ रहे हैं। हर चुनाव के पहले इसी प्रकार की कलाकारी में वो लग जाते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश जी गिरिराज को जेल में डालिए, पप्पू यादव बोले केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं बिहार को बदनाम, फैला रहे हैं नफरत। जी हाँ दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को जेल में डालने की मांग की है और बिहार सरकार की ओर से रमजान महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को तय समय से 1 घंटे पहले दफ्तर आने और 1 घंटे पहले चले जाने की छूट दी है। भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने इस फैसले पर सवाल उठाए थे और पूछा था कि क्या बिहार वोट के लिए इस्लामिक स्टेट की ओर बढ़ रहा है। वहीं दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 19 मार्च को ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या वोट की खातिर नीतीश सरकार के नेतृत्व में
बिहार इस्लामिक स्टेट की ओर बढ़ गया है, जहां सीमांचल के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी और रमजान पर विशेष सुविधाएं दी जाती हैं और रामनवमी की छुट्टी रद्द कर दी जाती है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सभा चुनाव में बीजेपी को लग सकता है झटका, विपक्ष को मिल सकती है 325 सीटें, सीएसडीएस ने बताई इसके पीछे की थ्योरी। जी हां दोस्तों, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अब महज 1 साल का ही समय बचा है। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और हाल के समय में सामने आए विभिन्न सर्वे ने साफ कर दिया है कि भाजपा को अभी बहुत भारी बढ़त हासिल नहीं हो पाएगी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि तीसरी बार सत्ता में यहां पर आने के लिए भाजपा की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन आपको बता दें कि अगर विपक्ष ने एकजुट होकर के ये चुनाव लड़ा तो भाजपा का सुपड़ा साफ भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। चुनाव पर करीब से नजर रखने वाली संस्था सीएसडीएस के आंकड़ों में सामने आया है कि यदि भाजपा को छोड़कर सभी अन्य दल एक साथ होकर चुनाव लड़ें तो इन दलों को अगले लोकसभा चुनाव में आसानी से बहुमत मिल जाएगा। और सीएसडीएस ने यह आंकड़ा पिछले साल तमाम दलों को मिले सीटों और वोट फीसदी के हिसाब से निकाला है। तो दोस्तों, अगर ये तमाम दल एक साथ आ जाते हैं तो कर्नाटक के चुनाव में हो जाएगा भाजपा का सुपड़ा साफ। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए।